हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। उसके पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। उसके पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन था। तो ये था दोस्तों आपका फोर्थ वीडियो, जहां पर हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जानेंगे हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, और अगर आप उस बिजनेस को अकेले करना चाहते हो, किसी और को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हो, तो उस बिजनेस को आप डेफिनेटली डायरेक्ट रन कर सकते हो बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी में जाए। उसको आप अकेले रन कर सकते हो। उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आप ही अकेले होते हो। जो भी बिजनेस का लॉस होगा वो आपको अकेले को मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो भी आपको अकेले को ही मिलेगा। यहाँ पे जो भी रिस्क होगा बिजनेस का वो भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो पहला फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है पार्टनरशिप बिजनेस। अब दोस्तों, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि आप मान के चलिए अकेले नहीं हो, आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है आपके बिजनेस को, और दोनों मिल के कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हो और एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हो। अब दोस्तों, होता क्या है कि इसमें आपको पार्टनरशिप हो गई, आपके और आपके फ्रेंड की पार्टनरशिप हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पार्टनरशिप को जाके रजिस्टर कराओ पार्टनरशिप एक्ट में, या तो आप उसको रजिस्टर मत कराओ। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो इसके बहुत सारे लॉसेस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आप पार्टनरशिप रजिस्टर कराते हो तो इसके कुछ कुछ फायदे भी होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो होता है पार्टनरशिप। अब आते हैं तीसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। जो तीसरा फॉर्म है दोस्तों, वो होता है यहाँ पे कंपनी। अब दोस्तों, कंपनी क्या होता है, उसमें भी पार्टनर्स ही रहते हैं, लेकिन वहां पे उस पार्टनर्स को बोला जाता है मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। और दोस्तों, वहां पे क्या होता है कि ये एक पूरा लीगलाइज हो जाता है कंपनी। और वहां पे कंपनी की सबसे खास बात ये है कि आप जितना पैसा लगाओगे उससे ज्यादा पैसा नहीं डूबेगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं डूबेगा। इसका मतलब क्या कि आपकी जो लायबिलिटी होगी ना, वो लिमिटेड होगी। जितना आप कंपनी पैसा लगाओगे उतना पैसा ही डूबेगा, आपके जेब से कुछ नहीं ले जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका पैसा ज्यादा डूब गया तो आपकी प्रॉपर्टी को बेच करके पैसा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। ये बेनिफिट होता है कंपनी का। लेकिन दोस्तों, कंपनी को रजिस्टर करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। इसको ऑडिट कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सबका डायरेक्टर बनाना पड़ता है, डीआई नंबर लेना पड़ता है, सीआईएन नंबर लेना पड़ता है। तो ये सभी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए खाली कंपनी वही लोग रजिस्टर कराते हैं जो अपना बिजनेस लार्ज स्केल में करते हो। तो ये दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है। अब दोस्तों आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है वो है यहाँ पे, कंपेयर द स्टेटस ऑफ अ माइनर। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है माइनर। माइनर का क्या मतलब होता है, सभी को पता ही होगा कि माइनर का मतलब होता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो यहाँ पे आता है कंपेयर द स्टेटस ऑफ माइनर इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दूसरा वर्ड जो यहाँ पे आता है वो आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस तो सबको पता है कि अपने पापा अपने दादाजी का जो बिजनेस है उसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि आपका जो लार्ज लार्ज फैमिली है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा सिक्स सेवेंथ में, दो टाइप की फैमिलीज होती है, एक होती है लार्ज फैमिली, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में खाली 4 लोग रहते हैं, लेकिन लार्ज फैमिली में 10 लोग रहते हैं। 10 लोग कैसे, चाचा चाची, पापा मम्मी, उनके दो दो बच्चे, 8, और 2 जो है दादा और दादी। तो ये होती है लार्ज फैमिली। तो इसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। तो यहाँ पे अगर इस जॉइंट फैमिली का कोई एक बिजनेस है तो उसको बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विथ डेट इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। अब दोस्तों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जो माइनर है, जो 18 ईयर्स के नीचे है, उसकी क्या जो है स्टेटस रहेगी उसकी फैमिली के बिजनेस में। तो इसको हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि 18 ईयर्स की एज एडल्ट होने के लिए लगती है, यानी कि उसके नीचे की एज वाले को बोलते हैं माइनर। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अ पर्सन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज इज सेड टू बी अ माइनर।
दूसरा, इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली ए माइनर बिकम्स ए पार्ट ऑफ फैमिली बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ टेकिंग बर्थ इन द फैमिली। यानी कि जो भी फैमिली का जॉइंट बिजनेस रहता है, माइनर जैसे ही पैदा होता है उसका उसमें जो है शेयर हो जाता है, यानी कि अब वो भी उसका शेयर बन गया, शेयर होल्डर बन गया। जो भी बिजनेस है उसका शेयर अब माइनर को भी मिलेगा जैसे ही वो बर्थ लेता है फैमिली में। द माइनर गेट्स एन इक्वल ओनरशिप एंड राइट ओवर द प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी के जितने भी बंटवारे होंगे उसमें उस माइनर को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड राइट ओवर द प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लाइक अदर फैमिली मेंबर्स। बिजनेस डिवाइड होता है तो उसमें भी आपको माइनर को जो है वो भी बराबर बराबर का शेयर दिया जाएगा और अदर फैमिली मेंबर्स के हिसाब से उसको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की माइनर का स्टेटस क्या है कि उसको पूरा राइट मिलता है प्रॉपर्टी का और बिजनेस का, लेकिन यहाँ पे उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड अप टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? अगर दोस्तों मान के चलो एक बिजनेस है, ठीक है, अब उस बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस हो गया तो अभी लॉस कौन बेयर करेगा? जो भी एडल्ट है, यानी कि जो 18 ईयर्स के ऊपर वाले हैं वो सब लॉस बेयर करेंगे, लेकिन जो 18 ईयर्स के नीचे वाला है ना वो लॉस बेयर नहीं करेगा। उसको खाली अपनी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा जो जाएगा लॉस में उतना देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था कि उस बिजनेस में माइनर का भी पार्ट है, माइनर का पार्ट तो है, लेकिन लॉस होगा ना तो माइनर के पार्ट से लॉस रिकवर होगा, लेकिन माइनर को पर्सनली कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ओनली अप टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी, यानी जितने प्रॉपर्टी में उसको शेयर मिलेगा उतनी उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी आप माइनर को नहीं दे सकते, यानी कि माइनर जो है वो लॉस बियर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, in a partnership firm, a minor cannot become a partner as mentioned by Indian Partnership Act 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि ये जो लॉ है 1932 में इसको लिखा गया था, इसको जो है इम्प्लाई किया गया था। इस लॉ के हिसाब से माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब दोस्तों यहाँ पे एक और कंडीशन है, बट इफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म गिव देयर कंसेंट, यानी कि अगर सारे पार्टनर्स मिलकर बोले कि भाई साहब हम जो है इस माइनर को भी पार्टनर बनाना चाहते हैं, अ माइनर कैन बी इंडक्टेड एंड ही कैन शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अगर सारे पार्टनर्स मिलकर कंसेंट दे तो माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो, लेकिन माइनर पार्टनर तभी बनेगा जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि खाली प्रॉफिट में शेयर लेगा, लॉस में शेयर नहीं लेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टनर जो है माइनर पार्टनर, उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, इसीलिए अगर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो वो लॉस तो बियर नहीं करेगा, तो खाली प्रॉफिट में शेयर लेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही कैन शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म बट अ माइनर नीड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और बियर एनी लायबिलिटी इफ इट इज सस्टेन्ड बाय द बिजनेस। यानी कि माइनर को कैपिटल ऐड करने की भी जरूरत नहीं है और रिस्क बियर करने की भी जरूरत नहीं है, और कोई भी लॉस होता है तो वो भी बियर करने का जरूरत नहीं है, यानी कि माइनर को खाली प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं। माइनर्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्टनर्स, इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि माइनर को हम पार्टनर नहीं मानते, क्योंकि पार्टनर असल में वो होता है जो लॉस भी बेयर करे, प्रॉफिट भी बेयर करे, रिस्क भी ले। तो यहाँ पे ये सभी चीजें यहाँ पे माइनर नहीं कर सकता, माइनर खाली प्रॉफिट में शेयर ले सकता है। तो ये दोस्तों ये था स्टेटस, स्टेटस था माइनर का कि माइनर का क्या स्टेटस होगा एक जॉइंट फैमिली बिजनेस में। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलो माइनर 18 इयर्स का हो गया या 18 से अबव हो गया तब क्या? अब जैसे ही वो 18 इयर्स के अबव होगा ना उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ कर सकता है या तो वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता है पार्टनरशिप फर्म में तब क्या होगा कि तब उसको जो है लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये था दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने बहुत इजीली जो है वो आपको समझाया। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, अगर समझ नहीं आया है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दो, मैं और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में दो ऑप्शन है, या तो आप रजिस्टर करा सकते हो या तो आप रजिस्टर नहीं करा सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, व्हाई डू पार्टनरशिप फर्म विलिंगली गो थ्रू देयर लीगल फॉर्मेलिटी एंड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड? एक्सप्लेन। अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो भी पार्टनरशिप फर्म क्यों रजिस्टर होते हैं, इसका ये सवाल है। आप समझ गए ना कि पार्टनरशिप ऑप्शन तो है कि आप रजिस्टर कराओ या ना कराओ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रजिस्टर कराते हैं, तो क्यों कराते हैं, इसका क्या बेनिफिट है रजिस्टर कराने का, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी। मैंने आपको बताया मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज बेटर टू गेट इट रजिस्टर एज देयर आर मेनी नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ नॉट डूइंग रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम रजिस्टर नहीं कराएंगे तो हमको बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स फेस करने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है वो आपको नीचे में बताया जाएगा। सबसे पहला, partner of a firm that is not registered cannot file a case against a third party. However, other firms can seek legal action against the firm even though it is not registered. अब दोस्तों अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर है ही नहीं, तो फिर एक फर्म ही नहीं है इन लोग का जो रजिस्टर हो किसी एक्ट में, किसी लॉ में। तो ये एक, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। कोई उसके साथ फ्रॉड हो गया है तो उसको फ्रॉड बियर करना पड़ेगा, वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता और ये नहीं बोल सकता कि आप मेरा केस ले लीजिए, मेरे ऊपर फ्रॉड हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर वो पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर नहीं है उसने फ्रॉड किया, जो रजिस्टर नहीं है उसने फ्रॉड किया, तो दूसरे लोग जो है पार्टनरशिप फर्म को बिल्कुल केस कर सकते हैं उसके ऊपर। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फ्रॉड होता है, कोई थर्ड पर्सन पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फ्रॉड कर रहा है जिससे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, लेकिन वो रजिस्टर नहीं है, तो वो कोर्ट के पास जाकर ये नहीं बोल सकता कि आप जो है केस फाइल करिए। लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है और पार्टनरशिप फर्म ही फ्रॉड कर रहा है किसी और के ऊपर, दोनों में डिफरेंस है। पार्टनरशिप फर्म किसी और के ऊपर फ्रॉड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सामने वाला पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो या ना उसके ऊपर केस कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर से मेरे बात को सुनिए, फिर से वीडियो को पीछे करिए 1 मिनट और फिर से सुनिए, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, ए नॉन रजिस्टर्ड फर्म cannot book a case against his partner or partners and a partner also cannot do the same against the firm। अब दोस्तों होता क्या है, मान के चलो आप 5 पार्टनर हो, यानी कि 5 दोस्तों एक फर्म में काम कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया चल रहा है फर्म। अब कुछ जो है इसमें गड़बड़ी हो गई, आपने फर्म रजिस्टर कराया नहीं था ये सोच के कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच में झगड़ा तो होगा नहीं। अब दोस्तों इन फ्यूचर कुछ हो गया और किसी एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स के साथ फ्रॉड कर दिया, या फिर किसी 2 पार्टनर्स ने बाकी पार्टनर के साथ फ्रॉड कर दिया, तो क्या होगा, तो ना तो फर्म पार्टनर के ऊपर केस कर पाएगी ना पार्टनर फर्म के ऊपर केस कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड से केस नहीं हो पाएगा। ये बात याद रखिए, ना पार्टनर्स के ऊपर केस होगा ना पार्टनर्स केस कर पाएंगे। तो ये जो है ये दूसरा डिसएडवांटेज है। फर्स्ट वाला तो मैंने आपको सीधे से समझाया कि आउटसाइडर केस कर सकता है लेकिन पार्टनरशिप फर्म केस नहीं कर सकता। सेकंड वाले में ना पार्टनरशिप फर्म केस कर सकता है ना पार्टनर केस कर सकता है, कोई भी केस नहीं कर सकता। तो ये बात सेकंड नेगेटिव पॉइंट है रजिस्टर ना कराने का। इसके बाद तीसरा, क्लेम्स कैनॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये फर्स्ट पॉइंट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें बोलता है कि अगर कोई आपके ऊपर क्लेम कर रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी का क्लेम है, तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकते क्योंकि आप रजिस्टर नहीं हो। तो इसीलिए आपको रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजीली जो है हमने खत्म कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में, स्टेट द इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल, इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस यानी कि एडवांटेजेस क्या क्या है प्राइवेट कंपनी बनाने के। कंपनी मैंने आपको बताया दोस्तों। अब क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो रजिस्टर होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वैसे ही अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है ना तो वो कंपनी रजिस्टर होगी कंपनीज एक्ट 2013 में। और कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज है जिसमें मेनली 3 कैटेगरी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। पहला होता है प्राइवेट कंपनी जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते हैं।
दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, जो कि पब्लिक में कोई भी उसका शेयर खरीद सकता है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। और तीसरा होता है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी यानी कि वो अकेला ही सब कुछ है, वो अकेला ही डायरेक्टर है, वो अकेला ही मेंबर है, वो अकेला ही शेयर होल्डर है, और वो अकेला ही बिजनेस चला रहा है, लेकिन वो कंपनी बना के चला रहा है, उसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं हम प्राइवेट कंपनी के बारे में, कि प्राइवेट कंपनी के क्या क्या प्रिविलेजेस यानी कि एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रिविलेज कि प्राइवेट कंपनी में आपको स्टार्टिंग करने के लिए खाली 2 ही मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि आप अगर 2 दोस्त कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7% होने नेसेसरी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पर्सन 2 नेसेसरी है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम पर्सन जो है वो 7 कंपलसरी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये फर्स्ट एडवांटेज था प्राइवेट कंपनी का। दूसरा, 2 डायरेक्टर जो है वो प्राइवेट कंपनी का काम संभाल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, छोटी कंपनीज होती है। छोटी कंपनी इन द सेंस कि ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते, तो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स आर इनफ फॉर रनिंग द ऑपरेशन इन अ प्राइवेट कंपनी। बट पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर्स जो है वो है 3, वो है 3। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि 2 मेंबर, 7 मेंबर, 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए? ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में, जहाँ पे वो कंपनी को जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंपनी को बनाते हैं, तब ये रिक्वायरमेंट्स उनको फॉलो करनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब उसको मिल जाता है, यानी कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गया, और कंपनीज एक्ट में एक बंदा होता है रजिस्ट्रार, उसने प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया कि भाई साहब आप जाइए और आप अपना काम चालू करिए। लेकिन दोस्तों पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट लगते हैं। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लगता है, जो कि प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता। तो ये जो बात है ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी का, कि प्राइवेट कंपनी में आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खाली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लगता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जेम्पलीफाई डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दोस्तों अगर मैं कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में ना आया हो, कोई उसके ऊपर डाउट हो, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए उस टॉपिक को, और फिर भी समझ ना आए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि संघ, यूनियन, जैसे बोलते हैं ना लेबर यूनियन हो गया, है ना, फार्मर्स यूनियन हो गया, उसके उस यूनियन को बिजनेसमैन का यूनियन हो गया, तो वो सब यूनियन जो बनाते हैं ना, वो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्म करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म दिखाती है? डेमोक्रेसी यानी कि सबको इक्वल राइट्स मिलना, और सेक्युलरिज्म यानी कि सबके फायदे के लिए काम होना। तो ये बात इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को एग्जेम्पलीफाई करती है। इसके आंसर पे आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले मैनेज की जाती है ऐसे पीपल के द्वारा जो सेलेक्ट होते हैं मेंबर से। अब दोस्तों यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लेबर सोसाइटी की, तो लेबर सोसाइटी में बहुत सारे लेबर्स रजिस्टर रहते हैं। फॉर एग्जांपल 200 लेबर्स रजिस्टर है। लेकिन दोस्तों ये सबका कोई लीडर भी तो होना चाहिए, ये सबको देखने वाला, मैनेज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये जो 200 लोग हैं ना लेबर्स, ये अपने में से ही किसी एक को या 2 को या 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि इस मैनेज बाय द पीपल हु आर सेलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स थ्रू वोटिंग। वोटिंग होता है भाई, 200 मेंबर्स वोट करेंगे कि मेरे को ये पर्सन को बनाना है, मेरे को ये पर्सन को बनाना है, सब वोट करेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जो है मैनेज करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। हर मेंबर के पास इक्वल राइट है। अब तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अब उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ पैसे लाने पड़ेंगे। अब ऐसा इसमें नहीं होता कि जो ज्यादा पैसे लाएगा वो ज्यादा वोट देगा, उसका वोट का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं होता है।
इसमें क्या होता है, हर मेंबर के पास इक्वल राइट होता है, चाहे वो कितना भी पैसा इन्वेस्ट करे। यानी कि अगर किसी ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और किसी ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो भी दोनों का राइट टू वोट सेम होगा, यानी कि दोनों का एक ही वोट काउंट होगा। दस इट एक्ट एज अ डेमोक्रेसी, यानी कि इक्वालिटी, यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, वेयर ऑल द मेंबर्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स टू ऑल मेंबर, यानी कि सभी मेंबर को इक्वल राइट देखने को मिल जाता है। तो ये सबसे पहले डेमोक्रेसी वाला पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया। दूसरा, ऑल्सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेंबर बिटवीन बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन और सेक्स। अगर दोस्तों यहाँ पे मेंबर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो गुजराती हो चाहे पंजाबी हो चाहे सिंधी हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबको इक्वली देखा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ऑल द मेंबर्स आर फ्री टू चूज मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी विच दे फील आर बेस्ट टू रिप्रेजेंट देम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी को इक्वल राइट मिलता है और सभी की फ्री ओनरशिप रहती है कि वो जिसको चाहे उसको चूज कर सकते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि अपना एक लीडर बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज से ये सिग्निफाई होता है कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म भी है। ये था दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज मेंट बाय पार्टनर्स बाय एस्टोपल। पार्टनर्स बाय एस्टोपल का क्या मतलब है? सबसे पहले बहुत इजी है, इसके नाम पे मत जाइएगा, नाम बहुत डिफिकल्ट है, पार्टनर्स बाय एस्टोपल, लेकिन बहुत इजी है। अब देखो पार्टनर्स बाय एस्टोपल क्या होता है, इज रिफर्ड टू एज दैट पर्सन हु थ्रू इज हर एक्शन, बिहेवियर और वर्ड्स गिव्स द इंप्रेशन टू अदर्स दैट ही सी इज अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। अब दोस्तों होता क्या है कि मान के चलो कोई एक पार्टनरशिप फर्म है जो एक विलेज में ओपन हुई और उस बहुत ही फेमस हो गई, ठीक है, बहुत ही अच्छी गुड्स, क्वालिटी के गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने लगी, फेमस हो गई। अब क्या होता है, एक बंदा आता है और वो बोलता है कि भाई मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ। अब जो दूसरा बंदा है वो पूछने तो जाएगा नहीं कि तू पार्टनर है कि नहीं है, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। अब ये क्यों लाया गया है टॉपिक में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, सच टाइप ऑफ पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर, वो असल में पार्टनर होता नहीं है, लेकिन वो खुद बोलता है कि मैं पार्टनर हूं इस फर्म का फ्रॉड करने के लिए, एंड इज नॉट लायबल टू कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल इन द फर्म। नहीं वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, नहीं वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, और नहीं वो कोई पार्टनर होता है। यानी कि वो थर्ड पर्सन है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, नहीं उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ना प्रॉफिट लॉस में शेयर है और नहीं कुछ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों होता क्या है, इस पार्टनर के ऊपर प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा लेकिन लायबिलिटी आ जाएगी। सेम पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट्स दैट द फर्म ओज, एंड एज सच फॉर रिपेइंग द डेब्ट्स कैन बी मेड बाय सेलिंग ऑफ द प्राइवेट एसेट ऑफ द पार्टनर बाय एस्टोपल इन केस द फर्म हैज इनसफिशिएंट एसेट और फंड। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये टॉपिक को लाया क्यों किया। अब होता क्या था कि अगर आपको क्रेडिट में कोई गुड्स परचेस करने हो तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट है, करेक्ट है ना। अगर आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है तो कोई भी फर्म आपको क्रेडिट में गुड्स नहीं देगा। ठीक है, अब होता क्या था कि कुछ लोग क्या करते थे, दूसरों के नाम से गुड्स खरीदते थे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, जिसका नाम है डी डी ब्रांड, डी ब्रांड मान के चलिए, ठीक है, डी ब्रांड। अब डी ब्रांड में बहुत फेमस है और उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, तो लोग क्या करते हैं कि जो डी ब्रांड वाले हैं वो कभी कभी क्रेडिट में परचेस कर लेते हैं और उनको क्रेडिट मिल जाता है। तो अब एक बंदा गया, वो बोला कि मैं डी ब्रांड का पार्टनर हूँ, किसी एक फर्म के पास गया, किसी एक शॉप में गया, वो बोलता है कि मैं डी ब्रांड का पार्टनर हूँ और मेरे को गुड्स क्रेडिट में दे दो। सामने वाला तो पूछने गया नहीं, सामने वाले को डाउट भी नहीं हुआ क्योंकि उसका बिहेवियर सेम पार्टनर जैसा था। अब दोस्तों उसने गुड्स सेल कर दिए, ठीक है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, अगर इस गुड्स से गुड्स का रीपेमेंट जो है ये पार्टनरशिप फर्म नहीं करेगा, वही पर्सन करेगा, क्योंकि शॉपकीपर की गलती है कि शॉपकीपर को पहले पता करना चाहिए उसके बाद गुड्स देने चाहिए। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर फर्म को कोई लॉस होता है, इस बंदे की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है, तो फर्म जो है उस बंदे से रिकवर कर सकती है, क्योंकि वो बंदे ने झूठ बोला था कि मैं पार्टनर हूँ, पार्टनर नहीं है, तो प्रॉफिट में तो हिस्सा नहीं मिलेगा, वो तो तू भूल जा। लेकिन अगर उसकी वजह से कोई लॉस होता है ना,
तो वो उससे रिकवर किया जाएगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी लॉस रिकवर किया जा सकता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया पार्टनर बाय एस्टूपल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली खत्म हो जाएगा। सबसे पहला आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल का मीनिंग है इनफाइनाइट पीरियड तक चलते रहना, यानी कि इंफिनिटी तक चलते रहना, कभी खत्म ना होना। सक्सेशन का मतलब है सक्सेसर। सक्सेसर यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दादा के बिजनेस को आपके पापा ने टेक ओवर किया, आपके पापा के बिजनेस को आपने टेक ओवर किया, अब आपका बिजनेस आपके चिल्ड्रंस जो है वो टेक ओवर करेंगे, तो इसको बोलते हैं सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि इनडेफिनिट पीरियड तक चलते रहना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रोप्राइटरशिप जो रहता है ना, मैंने आपको तीन चीज बताया था, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। प्रोप्राइटरशिप जो रहता है ना, उसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वहां पर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो उसके बच्चे तो पैदा होंगे ही नहीं, तो वो तो खत्म हो गया प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में 5 जन है, पांचों एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और वो फ्लाइट ब्लास्ट हो गई, ठीक है। अब पांचों तो डेथ हो गई, तो ये भी कैरी ऑन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये भी खत्म हो गया। और ये दोनों तो लॉ में भी रजिस्टर नहीं रहते। पार्टनरशिप अगर लॉ में रजिस्टर भी रहता है ना, तो भी वो डिसॉल्व हो जाता है अगर उसके सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो। लेकिन दोस्तों अब बात हुई कंपनी की। थर्ड पॉइंट, कंपनी। अगर कंपनी के सारे पार्टनर्स, सारे मेंबर्स एक साथ फ्लाइट में जा रहे हैं और फ्लाइट ब्लास्ट हो गई, फिर भी दोस्तों कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलते रहेगी, उसमें नए मेंबर्स अपॉइंट होंगे। अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स भी मर गए तो भी दोस्तों कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी किसी केस में बंद नहीं हो सकती है। अगर कंपनी को बंद करना है तो आपको कंपनी लॉ के हिसाब से बंद करना पड़ेगा, तो ही कंपनी बंद होगी। किसी के मर जाने से, किसी के भाग जाने से कंपनी बंद नहीं होती है। तो ये बात को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। The meaning of perpetual succession is that a company will continue to function till it is not made to dissolve by act of law। सिंपल है कि वो फंक्शन करना कंटिन्यू करती रहेगी जब तक वो एक्ट या फिर लॉ के द्वारा डिसॉल्व नहीं हो जाती। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ कंपनी विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि कोई भी मेंबर मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी बंद करने का एक ही तरीका है, उसको एक्ट ऑफ लॉ ही बंद कर सकता है। ये था पहला पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। दूसरा, कॉमन सील। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? मान के चलिए अगर आपका प्रोप्राइटर बिजनेस है, अगर आपको कोई चेक साइन करके देना है तो आप खुद चेक साइन करके दे सकते हो। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो आप किसी पार्टनर को ऑथराइज कर सकते हो कि आप चेक साइन करो या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करो, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आप ऑथराइज कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी है, कंपनी कैसे करेगी? कंपनी अपने डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकती है साइन करने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का साइन जरूरी है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी लॉ में क्रिएट होता है, कंपनी लॉ के हिसाब से मरता है, इंसान के हिसाब से क्रिएट होता है और मरता नहीं है, वो लॉ के हिसाब से क्रिएट होता है और लॉ के हिसाब से ही मरता है। तो अब कंपनी का एक साइन भी होना चाहिए, तो कंपनी का साइन नहीं होता तो वहां पे आता है कॉमन सील। कंपनी का एक सील होता है जिसको लगाने के बाद ये सर्टिफाइड होता है कि कंपनी इस एग्रीमेंट के लिए हाँ बोल रही है, ठीक है। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी दैट कैन बी यूज्ड बाय द बोर्ड मेंबर्स टू साइन ऑल द मेजर डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको समझाया। एस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल सेटअप क्रिएटेड बाय लॉ। मैंने कहा ना, आर्टिफिशियल सेटअप क्रिएटेड बाय लॉ, इंसान नहीं बनाता, लॉ बनाता है कंपनी, लॉ। A common seal helps authenticate the documents which can be used as evidence in the court of law। ठीक है, यानी कि कॉमन सील हेल्प करेगी ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये हो गया कॉमन सील। तीसरा आता है कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता यानी कि जो अपने फैमिली का, जॉइंट फैमिली का सबसे एजेड पर्सन होता है, अपने दादाजी, वो होते हैं कर्ता। उनके ऊपर सारी लाइबिलिटी रहती है, उनके ऊपर रिस्क रहता है। प्रॉफिट अगर आता है तो वो अपने बच्चों को बांटते हैं, लेकिन अगर रिस्क रहता है तो वो खुद बेयर करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम से रहती है, तो प्रॉपर्टी को बेचकर ही वो अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। कर्ता की बात करो, कर्ता इज द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
क्लियर है एकदम। अ कर्ता टाइटल इज गिवन टू द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो सबसे एजेड है उसको ये टाइटल दिया जाएगा। ही इज द वन हु हैज द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इन द फैमिली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो कर्ता जो है उसका डिसीजन सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। एज अ हेड ऑफ फैमिली एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ कर्ता इज बेस्टोड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि अगर लॉस हुआ तो उनका प्रॉपर्टी बेचकर भी लॉस रिकवर किया जाएगा। किसका? कर्ता का। एंड द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर इन द फैमिली, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर किसी के बीच में झगड़ा होता है कोई भी, जैसे उसके ग्रैंडसन दो दो जन आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि कर्ता ही डिसीजन लेंगे, यानी कि दादाजी ही डिसीजन लेते हैं। तो ये होता है कर्ता। आर्टिफिशियल पर्सन मैंने आपको बताया क्रिएटेड बाय लॉ, डिस्ट्रॉयड बाय लॉ, जिसका कोई वर्चुअल जो है वर्चुअल प्रेजेंस नहीं होता, वो रियलिटी में नहीं रहता, ठीक है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में रहता है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी और अ बिजनेस एंटिटी इज रेफर टू एज आर्टिफिशियल पर्सन एज अनलाइक ह्यूमन बींग्स इट कैन नॉट वॉक, स्लिप, ब्रीथ और इट। ये चारों चीजें वो नहीं कर पाती, लेकिन उसको पर्सन मानते हैं क्योंकि वो क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है। हाउएवर इट इज बाउंड बाय लॉ एज इट इज क्रिएटेड एज अ लीगल एंटिटी। लॉ ने इसको एक लीगल एंटिटी बना दिया है, इसीलिए एक ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया है। अब एक जो पर्सन रहता है नॉर्मल, उसके पास क्या राइट रहते हैं कि वो साइन कर सकता है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी सील लगा देगी। वो क्या कर सकता है? किसी के ऊपर केस कर सकता है, तो कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। वो क्या कर उसके ऊपर कोई और केस कर सकता है, तो कंपनी के ऊपर भी कोई और केस कर सकता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है। अगर वो किसी ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड होता तो उसको बोलते हैं पर्सन, लेकिन वो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो और आप ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं और आपको मेरा जो मेहनत है यहाँ पे दिख रहा हो आपको एक्सप्लेन करने का, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।